आज लेक्चर नंबर 7 है। मैंने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम मैंने फोटो उसको आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने आगे जो है इसके अंदर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये देखना है कि जो इसके हमारे पास रिज़ल्ट्स आए थे। ज़ाहिर बात है कि आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। तो मैंने जो है वो लास्ट टाइम एक ग्राफ जो है उसको प्लॉट किया था कि जो कि मैंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में किया था। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है मैंने आपको यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और एक मैंने इक्वेशन लिखी थी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो EV0 के बराबर होती है। ये लिखी थी मैंने इक्वेशन। ठीक है, और इसकी मैंने वजह भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कि जिनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का बैरियर होता है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं और आगे एनोड तक चले जाते हैं। इवन कि आप बैटरीज की पोलैरिटीज़ जो होती हैं उनको भी चेंज कर देते हैं, यानी कि बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं वो हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कर देते हैं। तो उन एनर्जी है वो ये है, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V0 क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है जी, आपको पता है कि ये इक्वेशन कहां से आई है? डू यू नो इट्स ओरिजिन? फिर तो आप इस तरह ला रहे हैं कि जैसे बहुत समझ है। क्यों जी, पता है ये इक्वेशन किधर से आई है? कैन एनीवन टेल मी? आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ी है? पढ़ी है? अभी आप 2 पार्ट, तो 1 में आपने पोटेंशियल डिफरेंस का चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का चैप्टर। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर ही एक फार्मूला है जिससे ये इक्वेशन आई है। कैन यू टेल मी? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये चीज जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली है ये सेकंड ईयर के अंदर जो 12वां चैप्टर है उस 12वें चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाई जाती है। आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स भी पढ़ चुके हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये कंसेप्ट भी अगर मैं आपको बताने लग पड़ूंगा तो फिर तो मुझे दोबारा सेकंड ईयर के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब आप किसी चार्ज वक्त, अब मैं आपको पूछूंगा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का पता क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन? हाउ यू डिफाइन वर्क डन? हाउ कैन यू डिफाइन वर्क डन? इसीलिए मेरे हाल आप में से 90% लोग जो हैं वो EMT1 में फेल हुए हैं। कहीं मैंने सुना है कि पता नहीं आप लोग फर्स्ट टर्म में फेल हुए हैं कि सेकंड टर्म के फेल हुए हैं, पता नहीं। व्हाट इज वर्क डन? मैकेनिक्स में पढ़ा आपने, व्हाट इज वर्क डन? सुभान अल्लाह।
W इज इक्वल टू एफ डी। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। दिस इज नोन एज वर्क डन। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स के, क्योंकि न्यूटन मीटर, ये क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो एक्चुअली जूल क्या है, जूल इज द यूनिट ऑफ, यहां पर लिखा है V इज इक्वल टू W ओवर Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने इसको कहा कि दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जब किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल चेंज हुआ है ना। अगर ये एक जगह है, यहाँ पर एक चार्ज है, उस चार्ज पे आपने फोर्स लगाई, वो उठ के इस जगह पे चला गया, तो इन दो पॉइंट, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, तो इनके दरमियान क्या पैदा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर किससे हुआ, वर्क डन से, फोर्स लगी तो मूव हुआ। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज से ये इक्वेशन आई है। कैसे आई है, अब इसमें ये V नॉट है, W रिप्लेस हो रहा है T मैक्सिमम से, ठीक है, चार्ज रिप्लेस हो रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E से, तो ये क्या आ जाएगी, T मैक्सिमम EV नॉट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो क्या करते हैं, जो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और V नॉट क्या है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो बैरियर ऑफ पोटेंशियल है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आगे जाने देते, तो सिर्फ उन्हीं को जाने देता है जिनकी ये काइनेटिक एनर्जी, जिनकी इससे कम काइनेटिक एनर्जी होती है वो आगे नहीं जा पाते, जिसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो स्टिल सर्किट के अंदर मौजूद होती है, इवन कि आप बैटरी की पोलैरिटीज भी चेंज कर देते हैं, यानी कि इमीडिएटली वो जीरो को नहीं चली जाती इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो EV नॉट के बराबर है जिनकी काइनेटिक एनर्जी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी इंटेंसिटी का जिक्र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो T मैक्सिमम है एंड V नॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। तो हमने वो जो लास्ट टाइम फिगर प्लॉट की थी उसमें हमने दो कर्व बनाए थे, और वो क्या कर्व थे कि वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में थे। तो अगर आप करंट जो है उसको डबल करेंगे तो करंट के डबल, अब करंट को डबल करने का क्या मतलब है, करंट को डबल करने का मतलब ये है कि आप करंट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट को डबल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ज़्यादा कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की।
तो अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो इंटेंसिटी से इनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इंटेंसिटी को ज़्यादा करने से, करंट को ज़्यादा करने से इन दो फैक्टर्स के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो इंटेंसिटी जो है उससे क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, उस पर ये डिपेंड नहीं करते। तो अगर आप जो आपके पास करंट है, यानी कि जो मैक्सिमम करंट है, यानी कि जब आप इंक्रीज करते जाते हैं वोल्टेज को तो करंट एक खास पॉइंट तक पहुंच जाती है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाती है, फिर उससे आगे वो बढ़ नहीं सकती है। तो जब सैचुरेटेड करंट आपके पास आ जाती है, ये डबल हो जाती है, ठीक है। इफ़ द सैचुरेटेड current is doubled, the stopping potential V naught remains constant। ये जो V naught है इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख दिया है कि इंटेंसिटी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब मैं जो है एक और ग्राफ प्लाट करने लगा, ठीक है। वो ग्राफ जो है वो हम प्लाट करते हैं फ्रीक्वेंसी एफ और पोटेंशियल के दरमियान। ये एक और ग्राफ है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है एफ और इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, और ये ग्राफ कुछ इधर से एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आ रहा है। ये पॉइंट जो है इसको मैं एफ नॉट का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को। अब आप एक चीज़ देखें कि आपका ग्राफ जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ज़ीरो से स्टार्ट, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब यहां तक कोई फ्रीक्वेंसी पहुंची है इंसिडेंट लाइट की, तो तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ। ये जो एफ नॉट है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसकी? इंसिडेंट लाइट की। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू इनिशिएट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे नीचे नीचे, इसके पीछे जो भी लाइट होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट नहीं करेगी। तो आप जो भी मेटल सरफेस यूज करते हैं, हर मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ठीक है। हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल के ऊपर ही आप लाइट को फॉल करें तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये ग्राफ जो है ये आपको इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट के वो प्लाट किया है। और यहाँ से आप दे सकते हैं कि ये एफ नॉट जो है ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एफ नॉट क्या है? इट इज द
मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट which is required to initiate the photoelectric effect. यानी कि इससे नीचे नीचे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, इतनी फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी। और ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जो मेटल आप यूज़ कर रहे हैं और जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपके पास लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी लोअर देन हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि एक लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी f इज़ लेस देन f0 है, तो क्या ये f फ्रिक्वेंसी की लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, ये किस सूरत में कर सकती है, अगर ये f0 के बराबर हो, अगर या ये f ग्रेटर देन f0 हो। ठीक है, इन दो सूरतों में ये कर सकती है, अदरवाइज नहीं, लेस देन होगी तो नहीं करेगी, क्योंकि ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। हेलो सर, कौन से भाई, किसका? हाँ जी जी बिल्कुल रिवाइज हुए। अच्छा, ये जो बिग सिटी लोन्स कितना हो गया? ये 3840 रुपये। 3840। हाँ जी, हाँ जी 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 वेलकम। ठीक है, तो इससे नीचे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो इफेक्ट, इधर और इधर इफेक्ट हो सकता है, यहां तो थ्रेशोल्ड के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। अच्छा, अब यहां पर यह है कि वो लाइट चाहे जितनी मर्जी इंटेंस हो, लाइट चाहे जितनी मर्जी इंटेंस हो, यानी कि उसकी इंटेंसिटी चाहे उसमें नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ टाइम चाहे जितने मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इनिशिएशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो स्टार्ट होना है वो एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक होगी जी बात। अब यहाँ पर जो है कुछ मेजर फीचर्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जिनको आप ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इसको क्लासिकल थ्योरी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया गया, क्लासिकल के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो क्लासिकल की जो एक्सप्लेनेशन पहला मसला जो है, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था, उस मसले को हम कहते हैं द इंटेंसिटी प्रॉब्लम। द इंटेंसिटी प्रॉब्लम, ये पहला मसला था, फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लाइट का वो ऑसिलेटिंग फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है ना लाइट, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली
ऑसिलेट कर रहे होते हैं और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है उसके भी परपेंडिकुलर वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। साइन ऑफ ओमेगा टी पीरियाडिक फंक्शन है, ये ऑसिलेटिंग के लिए यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट, ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ, 2 पाई पूरा रोटेशन होता है, पूरा चक्कर जो काटता है सर्कल के ऊपर, और एफ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है तो ये इंक्रीज करती है एम्पलीट्यूड और नंबर ऑफ emitted electrons will also increase। ठीक है, इंटेंसिटी से क्या होगा, अगर आप इंटेंसिटी का तल्लक नंबर से है, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, यानी कि आई, अगर मैं कहूँ कि आई फिर लाइट की इंटेंसिटी है, अगर ये इंक्रीज होगी तो फिर नंबर ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं n, नंबर ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, CT में लिखा क्लासिकल थ्योरी के लिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द आई ऑफ लाइट यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases the kinetic energy photo electrons। तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है इंटेंसिटी लाइट की, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। और ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने तो कहीं पर भी इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ तो कोई तल्लक नहीं देखा। इंटेंसिटी का हमने किसके साथ तल्लक देखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं देखा। दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस जगह पर जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो गई है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ क्या इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओनली increases number of electrons। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको इंक्रीज करती है। ये पहला प्रॉब्लम था। तो क्लासिकल थ्योरी तो इधर हो गई फेल इंटेंसिटी प्रॉब्लम में। अब आ जाए उसके बाद दूसरा मसला था हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम था कि भाई फ्रीक्वेंसी को कैसे रिलेट करें। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम जो है इसके मुताबिक क्लासिकल थ्योरी जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग
तो क्लासिकल थ्योरी तो कम्प्लीटली फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो इजेक्शन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये पॉसिबल है फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्लासिकल थ्योरी कहती थी जोन सी मर्जी लाइट आप फॉल कर दो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो पीछे कुछ और चीज़ बताई है। मैंने क्या बताया पीछे? मैंने तो ये बताया कि वहाँ पर तो कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टार्ट नहीं हो सकता। जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुँचेगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। तो इधर भी फेल होगी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही है? क्लासिकल थ्योरी कह रही है कि द इजेक्शन ऑफ electrons can start at any frequency of light कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे हो सकती है अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। लेकिन एक्सपेरिमेंटली दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो एक्सपेरिमेंटली ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट थी, ठीक नहीं थी है। वो तो उधर तो ग्राफ ही कुछ और आ रहा है। तो हर सरफेस के लिए, हर मेटल सरफेस जो होती है तो फॉर ईच मेटल सरफेस, तो हर मेटल सरफेस के लिए देयर एग्जिस्ट ए कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयर एग्जिस्ट ए कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। तो हर मेटल सरफेस के लिए एक कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी जो लेस देन एफ नॉट होगी, इफ एफ इज लेस देन एफ नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट नहीं करेंगे, बेशक जितनी मर्जी लाइट इंटेंस हो, ठीक है। नो मैटर हाउ इंटेंस मे बी इस इंसिडेंट लाइट, चाहे जितनी मर्जी लाइट जो है इंसिडेंट वो जितनी मर्जी इंटेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमेशा तब भी स्टार्ट होगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की पहुंचेगी, अदरवाइज। अब वही ग्राफ जो हमने पहले बनाया था उसको ज़रा हम देखते हैं। देखिए ये ग्राफ हमने अभी पहले बनाया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लिया था, मैं ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर लगा देता हूँ।
इसको मैं इधर मिला देता हूँ यहाँ पर। मैं कहता हूँ कि ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट ए है, और इधर ये एफ नॉट है, ये फ्रीक्वेंसी है इस तरफ, और इस तरफ ये वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव वी नॉट का रीजन है, ये वाला, ये ठीक है, यहाँ से पहले पहले का ये रीजन है। तो अब आपके पास ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। अब इनके दरमियान में ये फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ माइनस एफ नॉट, बल्कि इसको कह लें ये सी पॉइंट है, इसको कह लें ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, उसको हम लिख सकते हैं कि ए बी ओवर बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी है, तो ये ए बी किसके बराबर है, वी नॉट के। तो ये वी नॉट डिवाइडेड बाई बी सी, बी सी किसके बराबर है, एफ माइनस एफ नॉट के। तो वी नॉट मेरे पास आ गया। अच्छा, बल्कि अब ये पहले, इससे पहले ये ए बी ओवर जो बी सी है, ए बी ओवर बी सी, एक्चुअली ये एंगल थीटा है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये टैन ऑफ थीटा का एंगल बनेगा, यानी कि टैन ऑफ थीटा ए बी ओवर बी सी। टैन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, सारी मेरी भी ट्रिग्नोमेट्री का आप बेड़ा गर्क कर रहे, ठीक है। ये टैन ऑफ थीटा, तो टैन ऑफ थीटा आपके पास आ गया वी नॉट एफ माइनस एफ नॉट। अच्छा, इसको सॉरी, इसको वी नॉट ना आपके, इसको है, ये एक्चुअली एफ का ही पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इसको क्योंकि वी नॉट वर्टिकल के ऊपर है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर टैन ऑफ थीटा जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये स्लोप है। टैन ऑफ थीटा किसको शो करती है, स्लोप को। तो मैं कह देता हूँ इसको कोई ए कह देता हूँ, वी नॉट एफ माइनस एफ नॉट। मैंने ए को रिप्लेस कर दिया टैन ऑफ थीटा से, एक्चुअली ये स्लोप है मेरे पास। तो मेरे पास अब क्या आ गया, वी नॉट मेरे पास आ गया ए इंटू एफ माइनस एफ नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट ए एफ नॉट, ए एफ माइनस ए एफ नॉट। अब ए एफ नॉट जो है, इसको मैं कह लेता हूँ ये किसी कांस्टेंट बी के बराबर है। तो वी नॉट मेरे पास आ जाएगी ए एफ माइनस बी। यहाँ पर ए जो है ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन की। और बी जो है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू बी इंटरसेप्ट, जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है बात। और एफ को आपको पता क्या है, इसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी। तो ये दूसरा इसके अंदर मसला मिसाइल थे। पहला मसला इंटेंसिटी प्रॉब्लम का, और दूसरा ये 12:25 से बात होनी थी ना क्लास, ओहो टाइम ओवर हो गया। अच्छा, एक रह गया और प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के ऊपर जो है वो जाऊंगा। अच्छा, आप लोग जो हैं वो, जो मैं आपको लेक्चर शेयर